हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है? तो देखिए, जब हमारी पार्लियामेंट का गठन होता है, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो पार्लियामेंट का गठन होता है, उसमें जो है बहुत सारे मंत्री बनाए जाते हैं और एक काउंसिल बनाई जाती है, एक मंत्रिमंडल बनाया जाता है, एक मंत्रिपरिषद बनाई जाती है। तो जो मंत्रिपरिषद है वो हमारी क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के गठन के बारे में जो है आर्टिकल 53 में दिया हुआ है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसके अंदर होता है, उसका कंपोजिशन है, उसके अंदर होता है एक प्राइम मिनिस्टर और साथ ही साथ अदर मिनिस्टर। ये जो अदर मिनिस्टर्स हैं वो तीन प्रकार के मुद्दों को देखते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं ये होता है हमारा मंत्रिमंडल। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो हमारा होता है मंत्रिपरिषद। तो ये जो कैबिनेट मिनिस्टर है जिनको कबीना मंत्री कहा जाता है, इसके बाद ये हमारे राज्य के मंत्री होते हैं और ये हमारे उप मंत्री होते हैं। तो तीन प्रकार के मंत्री हैं। जो मुख्य रोल निभाते हैं वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है और डिप्टी मिनिस्टर्स हैं ये दोनों कैबिनेट मिनिस्टर को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। स्वतंत्र प्रभार होते हैं राज्य मंत्री के। डिप्टी मिनिस्टर जो मुख्य बैठक होती है उसके अंदर भाग नहीं लेते। जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था तो वहां पे मंत्रियों की संख्या जो है दी नहीं गई थी, स्पेसिफाई नहीं की गई थी। तो जो हमारा पहला मंत्रिमंडल था उसमें जो मंत्रियों की संख्या थी 36 थी। लेकिन जब गठबंधन की सरकारें आती हैं तो ज्यादा से ज्यादा जो है जो हमारे सांसद होते हैं वो चाहते हैं कि उनको मंत्रालय मिल जाए। तो ऐसे में गठबंधन की सरकारों में इस चीज को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मंत्रालयों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इस प्रकार से कैबिनेट जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसको समेटने के लिए जो है 2003 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इसमें बताया जाता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी जो मैक्सिमम संख्या होगी वो 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। तो अभी हमको मालूम है कि हमारे यहाँ पे कितने जो है मंत्री होते हैं। तो अभी जो हमारे पास है वो 45 जो है हमारे होते हैं मंत्री, सांसद होते हैं। तो उनमें जो है 15% से ज्यादा जो है इनकी संख्या नहीं हो सकती है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में जो उल्लेख किया गया है वो आर्टिकल 53 में है। कैबिनेट मिनिस्टर, जो कैबिनेट मिनिस्टर है बेसिकली वो जो है स्टीयरिंग ऑफ द व्हील विद इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये जो है गाड़ी का हैंडल है जो कि पूरी गाड़ी को चलाने का काम करता है। कैबिनेट जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है फाइनल डिटरमिनेशन ऑफ पॉलिसीज के लिए। जो नीतियां बनती हैं, नीतियों के निर्णय होते हैं उनके लिए जो है जो जिम्मेदार होता है अंततः वो होता है कैबिनेट। देखिए, अलग अलग विषय होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उनके हिसाब से मंत्रालय दिए जाते हैं। जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इसके बाद जो है आपका वित्त मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय और बहुत सारे जो है इसी प्रकार के मंत्रालय जो होते हैं बटे होते हैं। तो ये जो मंत्री होते हैं उसके लिए अगर कोई भी बात होगी तो उसके लिए जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल होगा वो मंत्री होता है। ये सारे कैबिनेट मंत्री हैं और अपनी बातों के लिए जो है अपने विभाग के लिए, अपने मंत्रालय के लिए जिम्मेदार होते हैं और उन अफेयर्स को देखते हैं। इसके बाद साथ ही साथ ओवरऑल डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन ऑफ द बिजनेस जो है करते हैं। तो जिस प्रकार से मैनेजमेंट में होता है पोस्ट का, और उसी प्रकार से ये जो है ये भी जो है अपने मंत्रालय को देखने का काम करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो एक जो होता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन किया जाता है और सबसे पहले चुना जाता है प्रधानमंत्री। इसमें से प्रधानमंत्री के गठन के बारे में आर्टिकल 75(1) में दिया हुआ है। तो जो मेजॉरिटी पार्टी है वो अपना नेता चुनेगी और वो नेता बनता है वो होगा प्रधानमंत्री। और फिर ये जो प्रधानमंत्री है वो सलाह देगा कि किसको कौन सा मंत्रालय देना है और इसके बाद हमारे राष्ट्रपति जो है उसको शपथ दिलाने का कार्य करेंगे। तो और यहाँ पे प्रधानमंत्री के पास पूरा विशेषाधिकार है कि वो किसको मंत्रालय देना चाहते हैं और किसको मंत्रालय नहीं देना चाहते। इसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न नहीं किया जा सकता। इसके बाद जो है इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। साइज ऑफ द कैबिनेट के बारे में हम लोगों ने बात देखी। तो कैबिनेट का काम क्या होता है? सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है सभी कामों में। जो भी मंत्रालय है उसमें जो सुप्रीम अथॉरिटी होगी, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी, लेजिस्लेटिव फंक्शन, फाइनेंशियल पावर और कंट्रोल ओवर अपॉइंटमेंट और कोऑर्डिनेशन, ये सारे काम वो करती है। तो जो ये जितने भी मंत्रालय हैं वो अपना अपना काम देखते हैं, अपने विभाग के लिए वो जिम्मेदार होते हैं
और इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको देखने और समझने के लिए कई तरह की पार्लियामेंट्री कमेटीज बनाई जाती हैं। ये जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं वो दो भागों में बांटी जाती हैं, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी और एक होती है एडहॉक कमेटी। तो स्टैंडिंग कमेटी भी जो है, स्टैंडिंग कमेटी जो है एक प्रकार की जो है सदस्य कमेटियां होती हैं, और एडहॉक कमेटी जो होती है वो समय समय पर बनाई जाती है और विघटित कर दी जाती है। स्टैंडिंग कमेटी जो होती है इसमें फाइनेंशियल कमेटी जो होती है वो तीन है। एक होती है एस्टिमेट कमेटी। एस्टिमेट कमेटी जो होती है, जब हमारा बजट बनता है तो उसमें बहुत सारे मुद्दों पे बात करने के लिए, उनको उनमें जो आकलन किए गए हैं उनको एस्टिमेट करती है कि क्या वो सही है या गलत है। तो मितव्ययिता कमेटी है, मतलब कि वो कॉस्ट कटिंग के लिए है या पैसे का गलत उपयोग तो नहीं हो, गलत जो है गलत पैसे का आकलन तो नहीं किया गया है, इसको देखने का काम करती है। इसके बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी है जो कि कैग की रिपोर्ट की जांच करती है, उसको देखती है कि कैग की जो जांच की रिपोर्ट आई है उसको जांच करके देखेगी कि वो सही है, उसमें अगर कोई गड़बड़ियां पाई गई हैं तो उसके ऊपर वो सुझाव देने का काम करती है और वो अपनी जो रिपोर्ट होती है वो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। इसके बाद पब्लिक अंडरटेकिंग के लिए जो है कमेटी बनी हुई है, और इन दोनों कमेटियों में 15 मेंबर लोकसभा के और राज्यसभा के जो है 7 मेंबर जो है चुने जाते हैं। मगर जो हमारी एस्टिमेट कमेटी है उसमें सारे के सारे मेंबर लोकसभा से आते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि जब फाइनेंस की बात आती है तो लोकसभा हमेशा राज्यसभा के ऊपर हो जाता है। फाइनेंस के मामलों में ज्यादातर जो होता है राज्यसभा एक सलाहकारी संगठन हो जाता है और मुख्य जो है एग्जीक्यूटिव जो होता है वहां पर लोकसभा हो जाती है। तो वहां पर लोकसभा की बात सुनी जाती है। एस्टिमेट कमेटी में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर होते हैं, वो भी 30। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी बहुत सारे जो है विभाग के लिए बनती है, और इसके अलावा 17 जो है डिपार्टमेंटल रिलेटेड जो है कमेटी भी बनाई जाती है। और एडहॉक कमेटी की बात करें तो ये एडहॉक कमेटी बनती है, जैसे कि एक कमेटी बनती है जो कि जॉइंट, जब कोई बिल पास होता है तो उस बिल की जांच करने के लिए कि उस बिल में क्या क्या बातें हैं, क्या ठीक है क्या नहीं है, इसमें क्या घटाया जा सकता है, क्या जोड़ा जा सकता है, उनकी जांच करने के लिए जो कमेटी बनती है वो होती है सेलेक्ट कमेटी। इसमें कभी कभी जो बिल होते हैं वो राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह से पास होते हैं, तो जो है फिर ज्वाइंट कमेटी बनानी पड़ती है, और नहीं तो जो है अलग अलग के लिए अलग अलग कमेटी भी बनाई जाती है। साथ ही साथ कमेटी जो होती है वो जांच करती है स्पेसिफिक जो मुद्दे होते हैं उनकी जांच के लिए भी अलग अलग कमेटी बनाई जाती है, और ये समय समय पर बनाई जाती रही है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बी शंकरानंद कमेटी बनी थी 1987 में बोफोर्स घोटाले की जांच करने के लिए। बोफोर्स घोटाले की जांच करने के लिए मित्रा कमेटी बनी थी, हर्षद मेहता घोटाले की जांच करने के लिए, और पवार कमेटी बनी थी पेस्टिसाइड, जो पोल्ट्री में पेस्टिसाइड के लेवल की जांच करने के लिए 2003 में, और पीसी चौको कमेटी जो बनी थी वो 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच करने के लिए बनाई गई थी। तो इस प्रकार से ये सारी जो कमेटियां थी उनका जो फॉर्मेशन हुआ, और इसमें इन्होंने अपनी सुझाव को लोकसभा अध्यक्ष को सौंपने का काम किया।